वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ स्मार्ट स्कूल टॉक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर सचिन वत्स, जो कि गुरुकुल द स्कूल के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। मिस्टर वत्स बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के स्पीकर और पैनलिस्ट रह चुके हैं। मिस्टर वत्स को बहुत सारे एजुकेशन अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और ये एक जाने माने एकेडमिशियन और एजुकेशनिस्ट भी हैं। आज हम सर से बहुत सारी बातें करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी और क्लासरूम से रिलेटेड। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you, Shivanshi, for this opportunity. I am excited to answer your questions. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कोल्ड और पोल्यूशन की वजह से स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनकी स्टडीज रुक जाती है, उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट आ जाता है। हम्म। तो हम एज अ स्कूल क्या ऐसा स्टेप लें कि उनकी पढ़ाई ऐसे ड्यूरेशन में ना रुके? आपने बिल्कुल सही कहा। पहले ये शब्द सुनने को नहीं मिलते थे, पोल्यूशन ब्रेक, हीट वेव ब्रेक, पर अब ये एक नॉर्मल रूटीन सा होता जा रहा है स्कूलों में। मेरा मानना ये है कि एक चीज़ होती है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव केयर। जब हमें मालूम है कि ये अब साल दर साल ये पैटर्न होने ही वाला है और सारे स्कूल लीडर्स को पता है कि जो करिकुलम वो लोग प्लान करते हैं, अगर वो उतने नंबर ऑफ आवर्स में या उतने दिनों में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं हम उसके एग्जीक्यूशन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, उसका इम्पैक्ट बच्चों की पढ़ाई पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर हम इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लें कि इतने दिन होने वाला है ये ब्रेक और ये प्रेडिक्टेबल है, तो मुझे लगता है कि उससे हम बच्चों के साथ उचित न्याय कर पाएँगे। और करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑब्वियस थिंग दिमाग में आती है, टेक्नोलॉजी, हम्म। ऑनलाइन लर्निंग। हाँ। जो एक टीचर टॉट कनेक्ट है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है, बट हाइब्रिड ऑफ कोर्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉन नेगोशिएबल, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। पर अगर हम उन दिनों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर दें, कुछ ऐसा कर दें एडवांस में, जो कि हमें पता है कि बच्चे खुद ही घर के माहौल में कर सकते हैं, पेरेंटल गाइडेंस के साथ या हाँ। बिना पेरेंटल गाइडेंस के साथ। छोटे बच्चों के साथ जब हम लोग कहते हैं खेल-खेल की गतिविधियाँ होती हैं, तो अगर उसकी ओरिएंटेशन और जो जो जानकारी पेरेंट्स को रेगुलर स्कूल में बीच-बीच में मिल जाए, हम्म। तो क्या होगा कि पेरेंट्स तैयार रहेंगे कि अच्छा, अगर मेरा बच्चा आज स्कूल नहीं जा रहा किसी कारण से, और जो शासन के या प्रशासन के ऑर्डर्स हैं, तो मैं अपने बच्चे के साथ ये रिवीजन करा सकता हूँ घर पे, ये एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो अप करवा सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाँ, कि ऐसा क्यों है कि स्कूल्स के बाद भी पेरेंट्स को बच्चों को कोचिंग भेजना पड़ता है? क्या स्कूल की एजुकेशन सफिशिएंट नहीं अगर कोचिंग सेंटर वाले ये आंसर देख रहे होंगे तो कहेंगे कि इसका मतलब क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं हमारे ऊपर। है? देखिए, क्या है कि ये कोचिंग शब्द कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था शायद, हम्म। पर ये एक हर्ड्स मेंटालिटी, एक भेड़-चाल है हम्म। कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को कोचिंग नहीं भेजा, हम्म। तो मैं कुछ ना कुछ लूज़ कर रहा हूँ हम्म। और मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। स्कूल एजुकेशन का सारा जो क्रक्स है, जो एंकर है, वो है टीचर टॉट कनेक्ट। अगर टीचर बच्चे को ये विश्वास दिला दे, बेटा पूरी तरीके से मुझ पे ट्रस्ट करो, जैसा मैं कहती हूँ अगर वैसा करोगे, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम 100% वो अचीव करोगे जो तुम चाहते हो। पर अगर वो एक नॉर्मल रूटीन क्लास में सिर्फ डिलीवरी डिलीवरी होती रहेगी और टीचर ये सेंसिटिव नहीं होगा क्लास के अंदर कि मेरे बच्चे को आया या नहीं आया, तो अगर टीचर ये जिम्मेदारी ले लें, तो फिर मुझे लगता है कोचिंग की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा, आपने इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, तो क्या आपके टीचर्स, स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं? जी, बिल्कुल यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। और जब ये टूल्स आए थे, तो मैंने बहुत सारे रील्स और यूट्यूब लाइव देखे या रिकॉर्डिंग्स देखी, जिसमें कहा था कि अरे, इससे तो बच्चे चीटिंग करना शुरू कर हाँ। देंगे हम्म। और बच्चों को का पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा, रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ सिखाने की ज़रूरत हमें बच्चों को और टीचर्स को ये है कि उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, हम्म। जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम्म। अगर सही प्रॉम्प्ट्स आप टेक्नोलॉजी को नहीं दोगे, चैट जीपीटी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो फिर वो आपको
एक जेनरिक आंसर देगा। सच, एकदम सही। अगर आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो इट्स लाइक यू आर इन्वॉल्व इन अ डायलॉग। हम्म। सो वो एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उधर बैठी हुई है, आप इधर बैठे हो, आपको क्या चाहिए, आप उसको डिक्टेट करेंगे, आप उसको गाइड करेंगे, और धीरे 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 आपको वो सोल्यूशन देगा। तो मुझे बच्चे को ये सिखाना है, और टीचर को, स्कूल को ये सिखाना है कि ये आपकी मदद कैसे करे। जिसको आप डुप्लीकेशन करते हैं, या जो जिस आपको बहुत टाइम जाता है जिन चीज़ों में, अगर आप उन चीज़ों को भली भांति आइडेंटिफाई करके उसके लिए मदद लें, तो फिर ये गलत नहीं है। प्रॉम्प्ट्स देने से एक आपको अपना टाइम मैनेज करना आ गया, हम्म। क्वालिटेटिव कंटेंट आ गया, हम्म। और क्योंकि वो लैंग्वेज मॉडल है जिसके पास अमेजिंग डेटा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट रिसोर्स निकाल के देगा, और हम्म। क्यूरेट करते 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 आप परफेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो ये भी एक स्किल है। तो बट हाँ, स्कूलों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी and the traditional tools, approaches will 100% give you the desired outcomes which you are looking for. नाइस सर। सो सर, अब बहुत सारे काम एआई कर देता है, तो क्या आपके स्कूल में स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि आगे आने वाले टाइम में एआई फ्यूचर जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। कंटेंट राइटिंग जैसा है, उसने रिप्लेस तो नहीं किया कंप्लीटली, बट ये है कि असिस्ट जरूर कर दिया। एक बार लिखो, प्रॉम्प्ट आ गया, पूरा इससे तैयार हो गया, हम्म। पूरा राइटिंग हो गया, पूरा आर्टिकल तैयार कर लिया हमने, ब्लॉग लिख लिया, न्यूज आर्टिकल लिख लिया, कुछ भी हम उससे बना सकते हैं। तो इसने रिप्लेस तो नहीं किया, क्योंकि प्रॉम्प्ट तो हम ही दे रहे जी। हैं, बट आगे हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करें इस एआई के साथ, कि वो एआई के साथ आगे जाके काम करे? क्या आपके स्कूल में क्लासरूम्स में बच्चों को आने वाली जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं? उनको ये बताना कि इमेजिन करिए, थॉट्स अगर आपके हैं, आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे, आपने थॉट्स लिखे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपने एसे का या किसी ब्लॉग का एग्जांपल लिया, और आप उसमें एक टोन होती है, एक पिच होती है, हम्म। एक मैसेज होता है सटल, एक होता है कि आप किस टारगेट ऑडियंस को देना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब क्लास के अंदर कॉन्वर्सेशंस होंगी। हम्म। तो जब हम बचपन से बच्चों को उन स्किल्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, और बाद में कहेंगे अब यहाँ तक तो तुम पहुँच गए, इसको रिफाइन करने के लिए तुम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, और हम्म। देखो अभी हम आपको इसका डेमो देके दिखाते हैं। अब बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, ओके, फाइन। बट उससे पहले की जो स्टेप है, जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, हम्म। कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो कल को उनको ये बताना कि आप भी चैट जीपीटी यूज़ करोगे, 10 बच्चे और यूज़ करेंगे, और आपने दसों ने उसको यूज़ करके आंसर दे दिया, तो जो असेसर है उसको तो पता है कि आप लोगों ने कर लिया, तो हम्म। बेस्ट किसका होगा? तो अब उसको ये समझाना कि बेटा बेस्ट उसका होगा जिसने बहुत सोच के उसके ऊपर अपना होमवर्क किया हुआ है या हम्म। फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है। अब वो आप कैसे करोगे? वो आप तभी कर सकते हो जब आपको डिटेलिंग मालूम होगी, हम्म। आपको सही प्रॉम्प्ट्स मालूम होंगे, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। वो जानकारी आपको मशीन नहीं दे सकती, क्योंकि हाँ। वो तो आप फिर आपको पता ही नहीं वो कमांड क्या देनी है उसको। बिना कमांड दिए वो कर नहीं सकता। अब बच्चों को वो लॉजिकल लगता है कि हाँ, बात तो ठीक है, हम्म। और फिर वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी मदद की तरह लेगा। आपने अपने स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया है? तो जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखा, तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आई। हमने कहा कि ये सब वो चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं, सोचा करते थे। तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उन सारी चीज़ों को एंडोर्स किया है जो थिंकर्स और एजुकेटर्स हमेशा से सोचा करते थे। हम्म। तो वो कुछ नया नहीं है, सिर्फ जो सही है, जो कॉन्टेक्स्ट में आज होना चाहिए, उसको दोबारा से हमें याद दिलाने की कोशिश की गई है। गुरुकुल ने उसी पॉलिसी को शुरू से अपनाया हुआ है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, थीम, टीचर टॉट कनेक्ट, या ओवरऑल डेवलपमेंट, या स्किल्स पे फोकस करना, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ध्यान देना, असेसमेंट्स को लर्निंग के लिए यूज़ करना। तो ये प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं जो हम हमेशा से यूज़ करते हैं। आई वुड कॉम्प्लीमेंट ऑल माई टीम, दोज हु आर डूइंग इट रिलीजियसली, हम्म। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग। ग्रेट सर।
आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आ रहे हैं उनके उनको अपने अंदर कौन सी स्किल्स कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए? जैसे अभी आप जानते हैं अभी जेन ये जी आपने इतने क्वेश्चंस फेमस है। किसने तैयार किए? बड़े इंटरेस्टिंग सर क्वेश्चंस आएँगे मैंने सारे। तैयार किए हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बिकॉज़ सारे बड़े रेलेवेंट और लॉजिकल हाँ क्वेश्चंस हैं हाँ। एंड आई थिंक ये सारे स्कूलों की एक आई वुड थिंक एजुकेशन स्कूल एजुकेशन की सारी प्रॉब्लम्स हैं हाँ सर जिनको हाँ। आप हाइलाइट करते हैं, सो आई हाँ। वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। थैंक यू सर, हाँ, हाँ। थैंक यू। प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। यस सर। सो आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को अपने अंदर कौन कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए? टीचर्स को आज के ज़माने में सबसे पहले उसको अपना अपना बच्चा समझना चाहिए। हम्म। दे मे नॉट बी द बायोलॉजिकल पेरेंट बट दे आर फॉस्टर पेरेंट। वो अगर मैं उस बच्चे को अपना बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा या जैसा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे के साथ ट्रीटमेंट हो किसी स्कूल में और उसको वो चीज़ें मिलें, तो अब किसी ने अपना सबसे बहुमूल्य चीज़ मुझे दी है अपना बच्चा, तो अगर हम्म। मैं उसका उसी तरीके से ध्यान रखूँगा, हर बच्चा एक यूनिक होता है, हर बच्चे का लर्निंग कर्व अलग होता है। क्लास में आके खाली डिलीवर करना ऑर्डिनरी और वेस्टफुल एक्सरसाइज है। हम्म। इसके बदले में अगर टीचर्स एम्पैथेटिक हों, उनके अंदर संवेदना हो, उनके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास हो, उनको वो कभी गिव अप ना करने की बात करें कि नहीं हर बच्चा सीखता है, कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई थोड़ा लेट सीख जाएगा, बट आई विल नॉट गिव अप। मैं छोड़ूँगी नहीं उस बच्चे को। हम्म। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छा हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि हम जज बच्चे को करते हैं स्टेज के बाद, हम्म। फाउंडेशन स्टेज, प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सीनियर स्कूल स्टेज। अब हर क्लास के बाद नहीं है, तो आपके पास भरपूर समय है। वो बच्चा हर बच्चे के पेस से उसको करवाना, तरीके से करवाना। सो हर बच्चा प्यार का भूखा होता है, एप्रिसिएशन का भूखा होता है। लेबल नहीं करना चाहिए बच्चों को क्लास के अंदर कभी भी। एक हैप्पी एनवायरनमेंट हो क्लास के अंदर। एक टीचर को एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। हम्म। एक टीचर को एक एक्टर होना चाहिए। हम्म। उसको उसको वॉइस मॉड्यूलेशन आनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि वो बच्चों का मूड भाप सके कि आज बच्चे शायद पढ़ने के मूड में नहीं हैं। अगर मैं और आप या कोई भी अपने स्कूल डेज़ को याद करे, तो हमें वो टीचर सबसे ज़्यादा पसंद थे, जो हमें मज़े कराते थे क्लास हाँ। में। तो ये मज़ा का जो शब्द है, इस मज़ा शब्द को डिकोड करना उस टीचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जानते हैं कि ये टीचर they like the teacher or they don't like that teacher, हाँ and हाँ। a teacher becomes likable with a thin line. You don't cross that line हम्म। but make the classroom interesting. सर आप अपने क्लासरूम्स में अपने स्कूल के क्लासरूम्स में टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? सॉल्यूशंस बहुत हैं, बहुत वेंडर्स हैं, ओपन सोर्स में बहुत अवेलेबल है कंटेंट। तो हमारी अप्रोच जो होती है अपना हर स्कूल में वो इसी तरीके से होती है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि असेसमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एड्रेस करना चाहते हैं, या जो कंटेंट पढ़ा दिया गया है उसके रीइंफोर्समेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम्म। तो उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम टूल आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको अपने स्कूल में यूज़ करते हैं। नाइस अप्रोच सर, ठीक हुँ। है। सर जैसे अभी आपने बात करी कि कंटेंट ओपन सोर्स में अवेलेबल है, तो ये जो लर्निंग एप्स हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स हैं, डिजिटल K-12 कंटेंट है, क्या आपको लगता है ये टीचर्स को हेल्प करते हैं, एड करते हैं पढ़ाने में? वेल 100% करते हैं, बट गैप आ जाता है यूज़र के अंडरस्टैंडिंग को लेकर। अगर मैं सिर्फ़ यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करूँगा हुँ। और ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो फिर वो मुझे एक बर्डन लगेगा। हुँ। और अनट्रेन्ड, सेमी ट्रेन्ड अप्रोच के साथ मैं 2 मिनट में एक निर्णय पे पहुँच जाऊँगा, ये तो बेकार है, ये तो हुँ। किसी काम का नहीं है। बट हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये 100% फैक्ट है कि यूज़ अगर तरीके से किया जाए, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, तो डेफ़िनिटली मददगार होगा। एकेडमिक इंटेलिजेंस के लिए तो स्कूल्स बहुत कुछ करते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा क्या करें कि बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू भी डेवलप हो साथ-साथ? हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। हुँ। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था, तो हमारे यहाँ वो कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। हुँ। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गाँव गाँव चाहिए से। होता है। हाँ। अब जो लाइफ़स्टाइल नॉर्मली हो गया है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का है। हाँ।
हस्बैंड वाइफ ख़ास तौर से बड़े शहरों में दोनों काम पे जाते हैं, तो बच्चा रह जाता है सिर्फ़ टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न या ओटीटीज़ के उस पर। एक भावनात्मक जो रिश्ता है ह्यूमन कनेक्शंस का, वो बच्चे मिस करते हैं। जब पेरेंट्स अपनी मानसिकता ये बदलें कि हम स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाते हो, कोचिंग सेंटर चले जाओ। हाँ। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो और आप किसी भी स्कूल की एक्टिविटी को वेस्टेज ऑफ टाइम ना माने हुँ, कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। सही, वो सही। एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं होता, वो हुँ, को करिकुलर है। हुँ, सब कुछ करिकुलम को एनहांस करने के लिए है। जहाँ पे बच्चा रिजेक्शन सीखता है, जहाँ पे बच्चा अचीवमेंट सीखता है, जहाँ पे बच्चा रिलेशनशिप सीखता है, चाहे वो एनुअल फंक्शंस हों, हुँ, स्कूल इवेंट्स हों या कुछ भी हो। तो सोच जो है वो अभिभावकों को भी बदलनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ये वो जनरेशन नहीं है जो अपने टाइम की थी, जब वो बच्चे हुआ करते थे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू डेवलप करने के लिए बच्चों का कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एज एजुकेटर्स ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब्जेक्ट ना पढ़ाएं, हम बच्चे को पढ़ाएं। हुँ। हम्म, सर अच्छा जैसे स्कूल्स में मैंने अपने टाइम में भी नोटिस किया है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी जेईई निकालना है, एडवांस निकालना है, ये नीट निकालना है। तो इससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हम्म, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इतनी देर-देर तक स्कूल भी जाते हैं, फिर कोचिंग भी जाते हैं, अलग से घर पे भी पढ़ते हैं। पूरा दिन उनका घर में पढ़ाई करने में ही निकल जाता है। उनका बचपन वो एन्जॉय नहीं कर पाते, पूरा एग्ज़ाम में निकल जाता है। तो इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर होता है क्लास में, बाहर। आपके स्कूल का क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है? बच्चा पैदा होता है, हर माँ-बाप को सिर्फ़ आईआईटी नज़र आता है हाँ, हाँ। कि हमारे देश में, बट मुझे समझ में नहीं आता कि अ, ऐसा क्यों? शायद इग्नोरेंस, शायद कम्युनिकेशन गैप, शायद पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इतने सारे प्रोफ़ेशंस अवेलेबल हैं, सही। हुँ, इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनकी हमें जानकारी ही नहीं है। हुँ, और सिर्फ़ इंजीनियरिंग कोर्सेज़ को ग्लोरीफ़ाई करना, ये एक सही बात नहीं है मुझे हुँ, लगता है। खाली इंजीनियर थोड़ी हमें जो सही, है सही। हमारे प्रोफ़ेशंस हैं। हुँ, आपका एक प्रोफ़ेशन है, हाँ, मेरा एक प्रोफ़ेशन है, बाकी जितने भी हम लोग आप यहाँ से दिल्ली तक जाएँगे या कहीं पे भी जाएँगे, आपको इतने सारे लोग मिल जाएँगे, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। सही, हाँ। और आज अगर हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन जो अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। हुँ, आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की वजह से इतने सारे प्रोफ़ेशंस हैं जो ख़त्म हो जाएँगे और इतने सारे प्रोफ़ेशंस हैं जो आ जाएँगे। हुँ, तो फ्यूचर स्किल्स और फ्यूचर की ज़रूरतें क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अ, अगर हम अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को आज ही से तैयार करें और बच्चों को इस भेड़-चाल से हटाएँ और उनको बने कि बेटा खुश रहना सीखो हुँ, और अपनी स्किल पे फ़ोकस करो और जिसमें मज़ा आता है वो चीज़ करो। बट आप कहेंगे, पेरेंट कहेंगे सब इससे थोड़ी रोटी मिलती है, हाँ, इससे ये तो कागज़ी बातें हैं, हुँ, बट ऐसा है नहीं। मैं अपना एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने इंजीनियरिंग की उसी प्रेशर में कि हुँ, भई इंजीनियरिंग करनी हुँ, होती है। हुँ, हुँ, बट आज मैं एक स्कूल का फाउंडर हूँ। मैंने 22 साल पहले स्कूल की शुरुआत की थी। एक उस एज में जब लोगों को पता नहीं होता कि स्कूल हाँ, क्या चीज़ होती है, कैसे होते हैं। बट पैशन था, एक समाज को एक अच्छी चीज़ देनी थी और मज़ा आया करने में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको किया। तो आई एम हैप्पी टुडे। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग की, उसमें से मुझे लगता है एक आध को अगर छोड़ दें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के अंदर हो। वो कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। हुँ, तो उसी से लर्निंग लेते हुए हमने भी पहले दिन से जब से मैंने स्कूल खोला था और अपनी टीम के साथ किया डिस्कशन, तो हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर देते थे कि हमें पेरेंट्स को करियर्स के बारे में, अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में और स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री लर्निंग के बारे में विद एविडेंसेस एग्जांपल देने होंगे। और जब आप इसको प्रायोरिटी बना लेते हैं और डेटा से बात करते हैं, तो फिर पेरेंट्स आपकी बात पे विश्वास करते हैं। तो हम अपने स्कूल में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम अ, अभिभावकों के साथ संवाद बहुत स्ट्रांग रखें
और उनको विद डेटा, विद फैक्ट्स बताएँ कि हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है और वो खाली इंजीनियरिंग और आईआईटी, जेईई या नीट नहीं होती, हाँ, बहुत प्रतिभाएँ होती हैं। और चाहे मॉनेटरी एस्पेक्ट पे सोचें या सक्सेस के पर्सपेक्ट से सोचें, सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है क्या बच्चा खुश है। अगर वो खुश है तो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। नाइस सर, ग्रेट आंसर। सर, आज के बच्चों में अटेंशन स्पैन की बहुत कमी है। कैसे पढ़ाएं टीचर्स कि बच्चे एंगेज होकर एकदम पढ़ें क्लासरूम में? एक चीज़ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्कूल में और अच्छा। उसको बोलते हैं हम क्रिएटिव मेडिटेशन। अब इसमें क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अगर हम छोटे बच्चों को बचपन से एक आदत डाल दें साइलेंस में बैठने की, पहले 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, बढ़ाते धीरे हैं। धीरे धीरे करना। छोटे बच्चे अपने टीचर्स को रेवर करते हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करते हैं। मेरी मैम ने बोल दिया, अब नहीं करूँगा, वो पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि जो मेरी मैम ने कहा है वो मुझे करना है। जब वो बच्चा सीख जाता है ये धीरे धीरे धीरे, विच इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन। वो बच्चे फोकस करना सीख जाएंगे, वो बच्चे शांति से बैठना सीख जाएंगे। और हमारा टारगेट है धीरे धीरे उन बच्चों को 1.5 से 2 मिनट तक हम साइलेंस में बिठाना सिखा दें। और जिस बच्चे को 2 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठना आ गया, तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ ही जाएगा। सच में, ये सही बात है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि गुरुकुल द स्कूल में ऐसा क्या है जो दूसरे स्कूल्स में नहीं है? बच्चों को हम एक्टिविटीज़ और इवेंट्स में बहुत पार्टिसिपेट कराते हैं और उस प्रोसेस में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि पेरेंट्स के दिमाग में ये ना लगे कि ये स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, ये तो खेल हुँ। खिलाते रहते हैं बच्चों को, इवेंट्स ही कराते रहते हैं। बट हर इवेंट में, हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। तो एज अ स्कूल वी आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस्ड करिकुलम, क्योंकि हमारा विजन ही है बैलेंस पर्सनैलिटी देने का। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है, सिर्फ ज़रूरत है उसको ये एहसास दिलाने की कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। हुँ। तो ये स्कूल सोचता है, ये जैसे हमारी मैंने टैगलाइन है। हाँ। और ये स्कूल पेरेंट्स की सोचता है, ये स्कूल बच्चों की सोचता है, ये स्कूल कम्युनिटी की सोचता है, ये स्कूल फ्यूचर की सोचता है, ये स्टाफ की सोचता है, ये खुशी की सोचता है। सो दैट वाओ! इज़ हाउ गुरुकुल इज़ डूइंग। नाइस सर, नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।